तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आकाश मातनहेलिया आशा करता हूं कि आप सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आप लोग जानते ही हैं, एग्जामिनेशन का महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है और इस महाकुंभ में जो जितना ही ज्यादा पढ़ाई में डुबकी लगाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, रिजल्ट उसका उतना ही अच्छा आएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग का टारगेट क्या है, मिशन 180। मिशन 180 मतलब संकल्प हमारा और सफलता आपकी। इस मिशन 180 में हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कुछ चैप्टर्स लेकर आए हैं जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि अल्टीमेट टीम 4D पे काम करती है। यू नो दैट 4D: डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ आपके साथ लगी रहेगी जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या कह सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके नीट में आपको हेल्प करेगा। तो डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। और चैप्टर का नाम क्या है हमारे? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आप 11th की एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पे चैप्टर नंबर 4 है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बॉन्डिंग्स तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो, कुछ एक निमोनिक्स बनाया गया इसके लिए, आपके लिए। इंडियन क्रिकेट में हैं धोनी विकेट कीपर। यहां पे हम विकेट की स्पेलिंग वी से लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक फोर्स पढ़ना है इसके बारे में। तो देखो, आई को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो यहां पे आई का मतलब क्या है? यहां पे आई का मतलब क्या है? आयनिक फोर्स। जब हम आयनिक फोर्स की बात करते हैं, या इसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका पर्पज क्या होता है यहाँ पे पढ़ने का? यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि आयनिक बॉन्ड में स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड आपको जानना क्या होता है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन गेन करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल टू नॉन मेटल। बात समझ में आई? तो एक जनरल चीज पढ़ते हैं हम लोग, ये आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां होगा? मेटल टू नॉन मेटल। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। उसके बाद किसका नंबर आएगा? कोवैलेंट बॉन्ड का। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें हम लोग अगर, तो सी फॉर क्या यहाँ पे है? कोवैलेंट। और कोवैलेंट बॉन्ड में स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? शेयरिंग से। तो यहां पे क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड कंडीशंस क्या देखना है? शेयरिंग किसके बीच में होगी? तो नॉन मेटल और प्लस नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होनी है। बात समझ में आई? अब ये दो टाइप का होता है। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो जाए तो इसी कोवैलेंट बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? यही देखो, अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जीरो नहीं है तो इसी बॉन्ड का नाम क्या पड़ जाएगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम इसके कंडीशंस की बात करें तो देखो क्या होगा भाई, यहां पे नॉन पोलर में क्या हुआ? Cl और Cl लेते हैं हम लोग, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है बताइए? जीरो। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी ये कैसी होगी? नॉन पोलर। बात समझ रहे हैं? इनके पे दोनों में से किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यही की एग्जांपल लेते हैं कुछ ऐसा, HCl ले ले हम लोग, तो देखो भाई HCl में क्या होगा? यहां पे क्या होगा?
Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, इसलिए क्या होगा बताइए, Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और H पे स्लाइटली क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और इसीलिए इस शेयरिंग का नाम क्या पड़ा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड। ये क्या है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कोई मेटल है, इसको हीट किया गया, यहां से क्या हुआ, Na+ इलेक्ट्रॉन्स बन गए, इन्हीं के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसी बॉन्डिंग का नाम क्या पड़ गया, मेटेलिक बॉन्ड। ये आपको कहां मिलेगा, मेटल्स में, डी ब्लॉक मिलेगा, एस ब्लॉक मिलेगा और ए ब्लॉक में मिलेगा। नेक्स्ट बॉन्डिंग कौन सी है, एच बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये भी दो टाइप का होता है। अच्छा पहले कंडीशंस क्या देखो एच बॉन्डिंग की, तो एच बॉन्डिंग की दो कंडीशंस है। एक तो एच किससे जुड़ा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और ये मोर कौन से एलिमेंट है आपके पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जिसको हम बोलते हैं फॉन। सेकंड कंडीशन क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल इन साइज। तो बात समझ में आ रही है, तो ये दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। तो बात समझ में आ रही है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कई सारे चैप्टर पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, बोलते ना स्टीम वोलेटाइल होता है, तो स्टीम वोलेटाइल क्यों होता है पूछा जाता है, तो उसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। बात समझ रहे हैं। पूछा जाए पैरानाइट्रोफिनॉल, बोलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो उसका रीजन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अब इंट्रा का मतलब क्या है, इन बिटवीन वन, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्डिंग हो गई तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर, और बिटवीन टू हो रही है तो उसका नाम क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर। अब बिटवीन टू में क्या हो सकता है, दोनों वाटर हो सकते हैं, तो उसको बोल देंगे होमो इंटरमॉलिक्यूलर। अगर एक वाटर के अल्कोहल हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। तो बात समझ में आई। नेक्स्ट आपका कौन सा बॉन्ड है, डी। डी का मतलब क्या होता है, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या बताइए, तो अगर हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की बात करें तो देखो एक HCl है और एक और HCl लेते हैं हम लोग, दोनों डाइपोल्स हैं, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। अब इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन हो गया तो हम इसी को क्या बोल देंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और H बॉन्डिंग क्या है, इसी का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का केस है, बट वहां पे कंडीशनल्स है, इसलिए इसको एक अलग नाम दिया गया H बॉन्डिंग। बाकी देखो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, इसलिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसका नाम क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और एक सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी। वी का मतलब क्या है, वंडर वाल फोर्स, जो सबसे वीक फोर्स होता है, तो वंडर वाल फोर्स। इसमें सबसे वीक कौन सा होता है, लंदन फोर्स, जिसको डिस्पर्सन फोर्स के नाम से जानते हैं हम लोग। तो डिस्पर्सन फोर्स कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड मूवमेंट कर रहे हैं, सडनली क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया फॉर मूवमेंट के लिए, इससे पोलैरिटी डेवलप हुई, बगल वाले मॉलिक्यूल्स को उसने इंड्यूस किया, बगल वाले एटम को इंड्यूस किया, तो डिस्पर्सन की वजह से क्या हुआ, एक फोर्स डेवलप हुआ जिसका नाम पड़ा लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। इतनी चीजें आपको जाननी होती हैं अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है तो। और एक थ्योरी होती है मोटी थ्योरी, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी जानना होता है। कुछ और चीजें जाननी होती है जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन इतना तो आपको जानना ही जानना है। तो आगे बढ़ते बेटा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि बताइए द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस थ्योरीज, द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस थ्योरीज। उसके बाद देखो पूछा गया है बैलेंस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड हैव क्लोजली बीन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ। एनसीईआरटी के पेज का एक क्वेश्चन है, देखो यहां पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक, पीरियोडिक टेबल फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होता है, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑल द आंसर्स कैन बी करेक्ट। तो बात समझ में आई। सेकंड देखो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि हु प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ द बैलेंस
बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस। तो किसने बताया भाई बैलेंस को, यानी बैलेंसी को इनर्टनेस ऑफ गैस के बेस पे? तो कौन साइंटिस्ट से भाई बताइए? कोजल एंड लुईस साहब ने, इन्होंने ऑक्टेट रूल्स की बात की थी। तो नेक्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोजल एंड लुईस। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या आपका देखिए है, कहा है द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस किसमें होते हैं? मेटल्स में, और नेगेटिव आयंस किसमें होते हैं? नॉन मेटल्स में। तो अभी आपको बताया गया था ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड, और जिसका दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड क्या है? एक तो ये तो जनरल प्रॉपर्टी है केमिकल बॉन्ड की कि कोई मॉलिक्यूल्स या आइटम बहुत दूर दूर थे, अट्रैक्शन हुआ, पास में आए, उनके बीच में बॉन्डिंग बन गई। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? जनरल मेथड है। लेकिन पर्टिकुलर बॉन्डिंग की बात कर रहा है कि आयंस में बनेगा, तो उसका नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था? कुछ याद करो उसको। अमोनिया, और ऐसे लिया गया BF3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गया। ठीक, इसके पास एक लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर देगा। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड अभी बताया आपको हमने, इसमें क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट एक तरफ कर गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोल देंगे। अगर एकदम मिडिल में रहा तो उसी को हम नॉन पोलर बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट देखो, कहा है व्हेन मेटल्स एटम कंबाइंस विथ नॉन मेटल एटम तो द नॉन मेटल्स एटम विल बी। तो कहा अगर मेटल और नॉन मेटल कंबाइन कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है बताइए? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इसमें क्या होगा? देखो, एक ऑप्शन दिया है लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन साइज। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, गेन करता है। तो गेन के देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन साइज, गेन इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन साइज। तो एक हम लोग पढ़े थे ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ते थे, देखो उसमें क्या बोला जाता था? Cl दिया जाए, Cl प्लस दिया जाए, और Cl माइनस दिया जाए। तो बोलो भाई, साइज किसकी बड़ी होती थी? तो नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता था बताइए? साइज बढ़ जाती थी। ये बात करते थे नहीं करते थे बताइए? यही देखो, ये Cl के बारे में बोल दिया, Cl इसका पेरेंट, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो साइज घट गई, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो साइज क्या हो गई? बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा और साइज क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन देखो आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई हम लोग। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स NF3O3 एंड HNO3 इज करेक्ट। तो देखो इसमें सारे के देखो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लुक एट दिस, ऑल द ऑक्टेट्स आर कंप्लीटेड। तो लुक देख दिस, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा जाता है द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इन विच विद द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम। तो अगर लोवेस्ट एनर्जी का मतलब क्या होता है बताइए? मोर स्टेबिलिटी। और मोर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए बताइए? जो फॉर्मल चार्ज होने चाहिए कम की ज्यादा। तो हम लोग क्या बात करते हैं? इट शुड बी स्मॉलेस्ट। तो बात समझ में आई? तो फॉर्मल चार्ज अगर स्मॉलेस्ट है तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या बात करेंगे कि यहां पे लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इसका बनेगा। बात समझ में आई? बोलिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एंड अनएक्सपेंडेड। तो इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा बताओ ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी हों और एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल भी हों। तो जरा देखो भाई, BCl3 में बात करें अगर हम लोग, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन SF6 में बात करेंगे हम लोग तो क्या बात करेंगे बताइए? यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक्सपेंडेड है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। NO देखिए, NO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ कितने होते हैं बताइए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट। तो NO किसका एग्जांपल है? ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट का। तो बात समझ में आई? उसके देखो SF6 दिया हुआ है, SF6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 12। और यहाँ पे देखो भैया क्या है? 12 इलेक्ट्रॉन्स।
ऐसे यहां देखो भाई कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक आपको यही आंसर मिल रहा बी वाला, जहां ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं और एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब मोर देन 8, जिसको हम लोग हाइपर वैलेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बात समझ में आई? तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन? तो लुक एट हियर, PCl5, how much electrons are there? 10. O, how much electrons are there? 8. PCl3, how much electrons are there? 8. PS3, how much electrons are there? 8. तो पूछा बताओ भाई किसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? PCl5। एक देखो बेटा ये भी आंसर हो सकता था H2O। अगर H2O की बात करें हम लोग तो देखो H2O में क्या होता है, ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है लेकिन इसमें डुप्लेट्स होते थे, याद है कुछ? लेकिन यहां जनरल क्वेश्चन पूछा गया है तो हम किसको फॉलो करेंगे? PCl5 वाले को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखिए एक पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। पूछा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कौन सा है? तो देखो ये क्या पता है ना आपको, इथेन। इथेन कैसा होता है बताइए? कुछ ऐसा, बोलो। इथेन कुछ ऐसा है। यहां देखो कितने 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट SiH4 की बात करें हम लोग तो सिलिकॉन कहां बिलोंग करता है? कार्बन फैमिली में। तो कार्बन फैमिली में बैलेंस पे कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इसको मिल गया H से, कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक देखो लिखा B2S6 जिसको बोलते हैं डाइबोरेन। तो यहाँ देखो डाइबोरेन्स में क्या होता है बेसिकली, ये BS3 है, ये इसका डाइमर है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एक और पढ़े होंगे आप लोग कि डाइबोरेन्स पे बनाना बॉन्ड बनता है। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? कुछ बनाना बॉन्ड बनता है कुछ ऐसा, बोलिए। एक हम लोग बोलते हैं इसके बीच में क्या बनता है? बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड कैसे बनता है? देखो भाई इसका ऑर्बिटल एक ओवरलैप करेगा ऐसे और इसका ऐसे ओवरलैप करेगा। तो एक बनाना बॉन्ड कैसे बनता है देखो, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है बनाना के फॉर्म में। तो लुक एट दिस, दिस विल शो द बनाना बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसे बनेगा? कुछ ऐसे, देख रहे हैं आप? इसी बॉन्ड का नाम क्या होता है? बनाना बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो B2S6 कैसा है बताइए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, ये लुईस एसिड का भी काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप NO, CO, ClO2, N2O5, SO2 एंड O3। तो इसमें कौन कौन से देखो हो सकते हैं? देखो NO के पास तो होते ही 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। उसके बाद देखिए भाई लिखा है यहाँ पे ClO2। अगर हम ClO2 का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ देखो ऐसा मिलेगा, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, इसके ऊपर एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स और एक कैसा होगा? अनपेयर्ड। तो इसके भी पास दो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11। यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। और एक कहां मिलता था आपको ऑड इलेक्ट्रॉन्स? NO पे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। यहां देखो CO पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। देखो CO कैसा बनता है? कुछ ऐसा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते थे। देखो लुक एट दिस। तो 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। बाकी आपको पता ही है SO2 S और O3 दे डू नॉट शो द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या यू कैन नॉट शो दैट, you can say that they do not have the odd electron concept. So only two conditions are there, ClO2 and NO will show the odd electrons concept. Yeah, they are example of odd electrons molecules. Next question देखो भाई, कह रहा है energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into gaseous constituent. तो इसका मतलब क्या बताइए? आयनिक कंपाउंड को हम लोग गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी एनर्जी देते हैं बताइए भाई? तो ये एंथैल्पी कौन सी होती है? ये एंथैल्पी कौन सी होती है? ये जब कोई एटम है गैस के फॉर्म में और उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? गैसियस आयन में। तो इसी एंथैल्पी का नाम क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? सॉलिड को सेपरेट करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होती थी? Cl है गैस के फॉर्म में, बोलिए, Cl गैस के फॉर्म में है,
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो इसको क्या बनाएगा, Cl माइनस, और इसी को हम लोग बोलते थे डेल्टा Eg, डेल्टा Heg। एक लिखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है बताइए, जैसे Cl और Cl है, इस बॉन्ड को तोड़ा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और एक आपका नाम क्या, लैटिस। तो लैटिस की बात कब करते हैं हम लोग, जब Na प्लस Cl माइनस है और इसको ब्रेक किया जाए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लैटिस एंथैल्पी। बात समझ में आई, बोलिए। तो नेक्स्ट देखो बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल फॉर्म अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पूछा बताओ किसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की संभावना है। तो अभी आपको बात की थी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है बताइए, मेटल और प्लस नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो ये दोनों क्या है, नॉन मेटल, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए था, कोवैलेंट। अब देखो अमोनिया और ये दिया है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता था, अभी बताए थे आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहां देखो H वी हैव H2 टाइप, मेटल्स और नॉन मेटल ये कंडीशनल होते हैं, ठीक है। इसको रग एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, चीटर एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ मेटल मिल गया, ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन मेटल का, और ये क्या बनाएगा, CaS2। तो ये कैसा कंपाउंड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड। फिर देखो H और S दोनों कैसे बिहेव करते हैं, नॉन मेटल का, ये क्या बनाता है, H2S। तो ये भी कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट। तो बात समझ में आपको आई, कि हम लोग बात यहां पे क्या कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। तो यहां पूछा क्या गया था, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये बताइए भाई, इसमें क्या कहा गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कहा जा रहा है ये कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कहा है आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड मोर इजिली बिटवीन एलिमेंट्स विथ कंपेरेबल ए एंड एलिमेंट विथ कंपेरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ। तो कहा बताइए भाई ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो बताओ ए का क्या कम होना चाहिए और बी का क्या ज्यादा होना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यदि मेटल्स, उनका कम क्या होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनका ज्यादा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे कह रहा बताइए मोर इजिली बिटवीन द ए और बिटवीन द बी। तो कहा है बी वाला कह रहा है एलिमेंट विथ कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है, बी क्या होना चाहिए, बोलो नॉन मेटल्स। तो देखो भाई क्या है, ए लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गलत आंसर। कह रहा ए लो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, सही आंसर। और बी क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये सही आंसर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, सॉरी बी वाला। तो ए कैसा होना चाहिए, लो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और बी कैसा होना चाहिए था, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बात समझ में आपको आई, बोलिए। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बताइए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। तो पूछा बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल आयनिक बॉन्ड किसके अंदर बनेगा। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या थी बताइए, कि मोर क्या हो बताओ, मेटेलिक हो, और मोर क्या नॉन मेटेलिक हो। तो बताइए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनेगा। अब एक लिखा एम Na और Cl, MgF, LiF और NaF। तो बोलो भाई, देख हम लोग जरा फजान रूस की बात कर लेते हैं। तो फजान साहब ने एक बात की थी, फजान साहब ने क्या कहा था भाई, ये कोवैलेंट कैरेक्टर्स की बात की थी। कोवैलेंट कैरेक्टर्स कैसे फाइंड किया गया था आयनिक कंपाउंड में। तो इन्होंने क्या कहा था भाई, कि स्मॉल साइज ऑफ कैटायन और लार्ज साइज ऑफ एनायन, इन दोनों के बीच में कौन से कैरेक्टर डेवलप होंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर्स।
किसमें? आयनिक कंपाउंड में। तो देखो NaCl बनाएगा आयनिक कंपाउंड, MgF भी बनाएगा आयनिक कंपाउंड, LiF भी बनाएगा और NaF भी बनाएगा। तो आपको क्या बोला गया था भाई? मोर मेटेलिक हो यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिसके पास ज्यादा हो। तो अगर दिन में देखोगे सबसे ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी किसके पास है? Na के पास। अब Cl और F में क्या बात करेंगे बताओ हम लोग? देखो साइज बड़ी हो गई, साइज छोटी हो गई एनायंस की, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। और इनके बीच में कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? अब कोवैलेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? Na और F। तो बात समझ में आई? तो फजान साहब ने भी इसको समझाया था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कौन से कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं? आयनिक कैरेक्टर्स में कौन से कैरेक्टर डेवलप होंगे? कोवैलेंट कैरेक्टर्स। ये किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भाई पूछा एमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस सबसे ज्यादा किसकी होगी बताइए भाई? तो यहाँ पे देखो हम लोग बात कर सकते हैं भाई, ये भी साइज ऑफ कैटायंस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? NaF। बात समझ में आ रही है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ कैटायंस और साइज ऑफ एनायंस की। यहां देखो भाई क्या हो रहा कंडीशन, देखो सब में F कॉमन है, K की साइज F से बड़ी, Na की साइज अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं, सेम सिमिलर साइज मान सकते हैं। ये साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी, तो साइज लगभग अप्रोक्सीमेट सेम है, तो उनके बीच में क्या होगा? हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। तो बात समझ में आई? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डैश दे दिया का है मेजर्ड एट द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर विच इज इन कांटेक्ट विद द कोर ऑफ द एडजेसेंट एटम इन द बॉन्डेड सिचुएशन। तो पूछा बताइए भाई, अगर बॉन्डेड सिचुएशन में है तो कौन कौन से बताओ हम लोग बॉन्ड बोल सकते हैं? वन डर वाल रेडियस बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, या कोवैलेंट रेडियस बोलते हैं, या आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में क्या होता है देखो, अच्छा वन डर वाल में क्या होता है देखो, कुछ ऐसा देखो होता है वन डर वाल में, ये होता है कुछ वन डर वाल रेडियस ऐसा, समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन डर वाल रेडियस। बॉन्ड लेंथ की बात कब करते हैं हम लोग? जब ओवरलैपिंग हो गई, बोलिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक। अब कह रहा है कि कोर्स ऑफ द, तो देखो कौन सा बॉन्ड बन सकता है, देखो यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस की बात कर सकते हैं हम लोग, देखो ठीक है। इस R और इस R को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस। और एक आयनिक रेडियस, तो आयनिक में क्या होता है बताओ? एक कैटायंस का रेडियस होगा और एक एनायंस का रेडियस होगा, तो यहाँ तो डिफरेंस होगा भाई साइज में। बात समझ रहे हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कोवैलेंट रेडियस। तो बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग बॉन्ड लेंथ। तो कह रहा बताइए भाई हम बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं? तो बॉन्ड लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? एक एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड भी होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड भी होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो हम सारे टेक्निक से क्या कर सकते हैं? बॉन्ड की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आई? फिर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इसके लिए, यहां देखो क्या दिया गया है, 240 पिकोमीटर का दिया है, इन दोनों की लेयर के बीच में क्या डिफरेंस दिया गया है देखो। तो कह रहा फ्रॉम द गिवन फिगर द वन डर वाल रेडियस एंड कोवैलेंट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली आर। तो जरा बताइए भाई ये कौन सा रेडियस है? वन डर वाल, दोनों बीच में डिफरेंस वन डर वाल हो जाएगा। बताइए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 62 पिकोमीटर। ये तो बॉन्ड लेंथ हो गई। यहाँ भी देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको आधा कर दीजिए। तो पहले पूछा वन डर वाल, तो इसका आधा कितना हो जाएगा बताइए? 120। तो 240 का आधा 120 और 62 का आधा 31, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 31 एंड 120। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस का आधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रेडियस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। पूछो सबसे छोटा बताओ बॉन्ड लेंथ किसके अंदर होगा? तो बताइए भाई इसका आंसर क्या हो सकता है भाई? बोलिए। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसमें हो सकता है? देखो लिखा CO, एक लिखा CC, एक लिखा CN और एक लिखा हुआ आपको क्या? OH। तो बताइए भाई इसमें सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका हो सकता है? अगर हम इसकी बात करें तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा बताइए है? बोलिए। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। और H देख लो सबसे छोटा साइज में होता है, वैसे ही इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? OH।
नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 108 पे इसको हम बोल सकते हैं। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो कह रहा है अगर हम किसी भी 1 मोल बॉन्ड को हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक, टू एटम्स को, और गैसियस स्टेट में, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलोजूल पर मोल। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है बताइए, द लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स, और लास्ट कर ऑल ऑफ दीज। तो इसके सारे आंसर सही हो जाएंगे। देखो भाई, एक मोल बॉन्ड है, इसको तोड़ोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है, किलोजूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होता है। ऐसे देखो, जितना ज्यादा एंथैल्पी होगी बॉन्ड की उतना वो स्टेबल बॉन्ड होगा। इसका मतलब इसके सारे आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजोनेंस इज ड्यू टू। तो रिजोनेंस क्या होता है भाई, बताइए भाई। तो रिजोनेंस इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। नहीं भाई, इसको तो होता ही नहीं है। कहा डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यों होता बताओ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है। अच्छा, एक और देखो लिखा है माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। ये किसमें होता है, टाटोमेरिज्म में। तो हम जब टाटोमेरिज्म पढ़ते हैं तो टाटोमेरिज्म में क्या होता है, एटम का मूवमेंट, लेकिन रिजोनेंस में एटम का मूवमेंट नहीं होता है। तो बात समझ में आई। तो यहां देखो क्या बात करेंगे बताइए, रिजोनेंस इज ड्यू टू। तो रिजोनेंस क्यों है बताइए भाई, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो बात समझ में आई, बोलिए। नेक्स्ट देखो बढ़ते हैं हम लोग भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो, का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजोनेंस। बताओ कौन सा सही दिखाया गया रिजोनेंस में। देखो ये क्या है भाई, देखो एक क्या दिखाया गया यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ दिखाया गया है। सेकंड कंडीशन में क्या दिखाया गया है, सी और एक पे दिखाया गया आपको 3 बॉन्ड ओ, और यहाँ पे प्लस चार्ज दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, डबल बॉन्ड ओ, और इस पे दिखाया गया आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। एक में आपको क्या दिखाया गया है, ओ पे प्लस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स, बीच में 3 बॉन्ड कार्बन के साथ, यहाँ 1 बॉन्ड, और इसके पास क्या दिखाया गया बताइए, कुछ ऐसा नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये तो सही हो सकता है भाई, लेकिन यहाँ देखो क्या है, 1 2 2 4 2 6 2 8, ठीक, और 2 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं, नॉट पॉसिबल। तो बात समझ रहे हैं। तो देखो फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं, बताओ नेक्स्ट देखिए क्या दिखा रहा है भाई। ये नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो क्या हो गया, हाँ यहां देखो क्या है भाई, देखो ये कार्बोनेट आयंस हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, सही। तो कौन सा बताइए सही रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ओनली बी। यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो रिजोनेंस में क्या था बताओ, इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए डीलोकलाइज, ओके। और रिजोनेंस और चीज पे काम करता है, ये किस पे काम करता है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे भी काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो हम लोग नेक्स्ट कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ O3 मोर एक्यूरेटली। तो कौन बताओ बहुत सही रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद है ना, ये दोनों क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये इसका क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका सबसे सही स्ट्रक्चर कौन रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वाला। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड, और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बोला गया था ना भाई, ये सब हाइपोथेटिकल होते हैं और ये रियल स्ट्रक्चर होता है। तो बात समझ में आई। इसका हाइब्रिड क्या है, रियल स्ट्रक्चर। अच्छा यहाँ एक और चीज देख लो, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, देखो इसका बॉन्ड लेंथ 148 और इसका बॉन्ड लेंथ क्या है 121, लेकिन रिजोनेंस के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगा। तो रिजोनेंस से एक फायदा और मिलता है कि बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, बराबर कर देता है। ठीक, इससे दोनों बॉन्ड की स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगी। इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता, बताओ तो कैसे निकालोगे। देखो 1 2 3 बॉन्ड और 2 स्ट्रक्चर हैं, तो 3/2 कर दो, कितना आंसर है 1.5। तो इसमें एक बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। तो बात समझ में आई। ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आसानी से नीट के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या है भाई आपका,
हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स कंटेन, तो बताओ भाई HCl में क्या होता है बताइए। तो HCl में क्या होता है बताइए भाई, सी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्लाउड कुछ ऐसा हो जाएगा, और ऐसा क्लाउड हुआ तो इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस और निगेटिव, इसलिए कैसा हो गया बताइए, पोलर। और शेयरिंग हुई है तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर कौन सा होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा नहीं, H डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा नहीं, ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो नहीं सकता। इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या था बताइए, मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो वो होगा नहीं, तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, फर्स्ट। तो बात समझ में आई, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द मोस्ट पोलर बॉन्ड इज, तो क्या बताओ सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा। तो देखो जिसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अब कार्बन का देखो 2.5, इसका देखिए 4.0, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, 1.5। तो पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, तो पोलैरिटी आल्सो डिपेंड अपॉन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ज्यादा डिफरेंस किसके बीच मिलेगा आपको, फर्स्ट केस में। तो बात समझ में आ रही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। बाकी इसमें भी देख सकते हो आप लोग, इसका 2.5 और इसका 3.5, इन दोनों का डिफरेंस 1। इसका देखो 2.5 और 2.8, दोनों का डिफरेंस 0.3। इनका देखो 2.5 और 2.5, दोनों का डिफरेंस 0। तो ज्यादा डिफरेंस ज्यादा पोलैरिटी। बात समझ में आई। नेक्स्ट दो क्वेश्चन बेटा हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट, बताओ किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट्स क्या होगा, जीरो। तो इसको दो कैसे करते हैं हम लोग, तो एक बात करते हैं, देखो अगर म्यू जीरो हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, ठीक। इसकी एक और कंडीशन क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो म्यू उसका क्या होगा, जीरो। बात समझ में आ रही है। तो देखो भाई जरा सा क्या है, अगर हम बात करते हैं CH-Cl3 की, तो जब CH-Cl में देखो भाई H H Cl और Cl, इसका बनाएंगे डाइपोल, कुछ ऐसा बनेगा, देखो डाइपोल्स, इसके डाइपोल्स कुछ कैसे होंगे, देखो बोलो। तो ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा, इसलिए इसका म्यू जीरो नहीं होगा। NH3 में देखो क्या कंडीशन है, N 3 फ्लोरीन, बोलिए इसके पास क्या, देखो लोन पेयर एक होगा। लोन पेयर का बॉन्ड डाइपोल कैसे दिखाते हैं हम लोग, कुछ ऐसे, बोलो। तो ये लोन पेयर का बॉन्ड डाइपोल हो गया, फ्लोरीन की तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर दिखाएंगे डाइपोल इसका, बोलो। तो रिजल्टेंट कुछ इसका मिलेगा, अब मिलेगा रिजल्टेंट, तो इसका भी म्यू जीरो नहीं होता है। इसका जो म्यू होता है अप्रॉक्सीमेट 0.23 डी के आसपास होता है। तो ये कैसा, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं BF3 में, तो देखो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल। अगर इसको देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर, या सिंपली वी कैन राइट प्लेनर। तो देखो इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अगर इसका हम रिजल्टेंट देखेंगे तो देखो इसका इधर और इनका रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा, इन दोनों का म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और जैसे म्यू जीरो हुआ तो ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा, नॉन पोलर। ये बात समझ में आई आपको। तो हम पोलरिटी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। Cl O2 का बनाया गया था, अभी आपको बनाया गया था, देखो Cl में क्या था, लोन पेयर, बोलिए एक 8 इलेक्ट्रॉन थे, डबल बॉन्डो और डबल बॉन्डो। इसका डाइपोल कुछ इधर मिलेगा, इसका डाइपोल कुछ इधर मिलेगा, तो ये जीरो नहीं होगा। और नहीं जीरो होगा तो कैसा हो जाएगा, ये पोलर। बात समझ में आई। तो पोलर कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, एक तरीका आपके पास ये भी है, एक तरीका आपके पास और भी है। अगर सेंट्रल एटम के पास सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्म में चले गए तो कैसा होगा, वो नॉन पोलर। अगर सेंट्रल एटम है उस पे लोन पेयर बच गया तो कैसा होगा, पोलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव हाई डाइपोल मोमेंट्स। तो बताओ ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसके पास होता है, बोलिए। तो देखो ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसके पास होता है, देखो तो अगर हम CCl4 की बात करें तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, इसलिए इसका म्यू क्या होगा, जीरो। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। या इसको ऐसे बात कर सकते थे, C है, सारे इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड के फॉर्म में आ गए, और जब सारे बॉन्ड के फॉर्म में आ गए तो कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर। यहां देखो वाटर में क्या था भाई, O H H, इसके पास दो
इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में ऐसे 2 लोन पेयर होंगे, इसका बॉन्ड डायपोल कुछ ऐसा मिलेगा, इसका रिजल्टेंट देखो कहाँ मिलेगा, कुछ ऐसा, तो इसका म्यू 0 नहीं होता है, इसका म्यू लगभग होता है 1.85 डी के आसपास। ठीक, अमोनिया का भी देखो क्या कंडीशन है, अमोनिया लोन पेयर एक दिखेगा ऐसा 3H, बोलिए अगर इनका बॉन्ड डायपोल दिखाओगे, इनका बॉन्ड डायपोल कैसे होगा, कुछ ऐसा देखो, दिख रहा है बॉन्ड डायपोल कुछ ऐसा, और इसका कैसा होगा, कुछ ऐसा, तो इसका भी म्यू 0 नहीं मिलेगा, इसका म्यू लगभग मिलता है 1.47 डी के आसपास। बात समझ में आ रही है। और क्लोरोफॉर्म है ये, इसका भी म्यू 0 नहीं होता है, तो इसमें कौन सा बताओ, और इसका म्यू क्या होता है बताइए, तो इसका म्यू कम होता है, सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा बताइए यहाँ पे, वाटर का। तो बात समझ में आई, तो वाटर का म्यू क्या है सबसे ज्यादा, इसलिए वाटर क्या है, मोर पोलर। ओके, तो बात समझ में आपको आ गई, बोलिए। नेक्स्ट देखो हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव 0 डायपोल मूवमेंट्स। फिर देखो वही काम हो गया, वाटर का ये 0 होगा नहीं, इसको और कैसे पता कर सकते थे हम लोग, देखो O के ऊपर लोन पेयर है तो पोलर, यहाँ CO2 में देखो क्या हो गया है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ दो कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे और उसका बॉन्ड डायपोल कुछ ऐसा बनेगा, बताइए इसका म्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर AB2 टाइप मॉलिक्यूल है और उसका म्यू 0 है, इसका शेप क्या होगा, लीनियर। ये भी बता सकते हैं आप, AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स हो, म्यू 0 हो जाए तो शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। SO2 में देखो क्या है भाई, सल्फर, इसके पास देखो एक लोन पेयर बचा, इसका शेप बेंट शेप, देखो यही है, देखो ये भी AB2 टाइप का है, लेकिन इसका म्यू 0 नहीं होगा। ठीक, CF2 क्या बताओ, आयनिक कंपाउंड है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता इसका डायपोल मूवमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 0 डायपोल मूवमेंट किसका होगा, CO2 का। तो नहीं पूछा था, बताइए CO2 कैसा मॉलिक्यूल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 कैसा मॉलिक्यूल है, बोलो, नॉन पोलर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका म्यू क्या है 0। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट्स फॉर बोथ मेंबर। कौन बताओ परमानेंटली क्या होगा, डायपोल। फिर देखो यहाँ पे CO2 आ गया, CO2 आ गया, ये क्या दोनों है, नॉन पोलर। अब कौन सा बचा बताइए आपके पास, यहाँ देखो क्या है, SiF4 हो गया, इसको बताया गया था ना, देखो SiF4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड के फॉर्म में चले गए, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। यहाँ देखो O3 और NO2 कैसा होगा, पोलर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, NO2 और O3। तो बात समझ में आई। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाई, तो कोवैलेंट बॉन्ड बताओ कौन फेवर करता है, तो बताया गया था ना, स्मॉल साइज ऑफ कैटायंस और लार्ज साइज ऑफ एनायंस। तो दिस विल फेवर द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन आयनिक कंपाउंड। ओके, तो फजान साहब ने क्या कहा था, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। ओके, तो हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर्स, तो बाय दिस कंडीशन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायंस एंड लार्ज साइज ऑफ एनायंस। अब आपको स्मॉल साइज कहाँ मिलेगा, जैसे लिथियम प्लस दे और सोडियम प्लस दे, तो देखो डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज बढ़ेगी कैटायंस की, एंड स्मॉल साइज कौन सा होगा, Li प्लस। ठीक, इसी से देखो एक और बात कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है बताइए, तो अगर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन क्या होता है बताइए, 1 साइज ऑफ कैटायंस की, 1 साइज ऑफ कैटायंस, यानी अगर कैटायन की साइज बड़ी होगी तो हाइड्रेशन कम होगा, अगर कैटायन की साइज छोटी होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। और यही देखो, इसी को हम लोग आयनिक मोबिलिटी से भी ले सकते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी का भी क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ रहे हैं, तो ज्यादा हाइड्रेशन तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए LiCl और NaCl में से बताइए भाई कौन ज्यादा कंडक्टिंग होगा, तो बोलते हैं NaCl ज्यादा कंडक्टिंग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, Na की वजह से हाइड्रेशन कम होगा, जबकि Li स्मॉल साइज है, मोर हाइड्रेशन होगा। तो बात समझ में आ रही है। तो दीज ऑल अबाउट द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आल्सो। लगभग 4 क्वेश्चन मान के चलिए आप नीट में आते हैं इससे। तो बेटा देखो, हम लोग और भी कुछ बातें कर सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पे भी काम करते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग ट्रिपल पी पे। ट्रिपल पी क्या है भाई, तो कोलिजन विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन, विद पेशेंस एंड विद प्रैक्टिस
this lead to 100% success. Our new batch are started. So if you are interested, you can join here to get better result. Thank you, dear student.